हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपको जितने भी यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सभी इस एक पीडीएफ या इस एक वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो के अंदर के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द वीडियो क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा सब्जेक्ट एक जो है आपका कमर्शियल लॉ उसका आधा बर्डन तो आपका यहीं पे ख़त्म कर जाएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 1 है हमारा, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों माने जाते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा एग्ज़ाम में 2018, 2020, 2022 और 2023 कितनी बार आ चुका है। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर ये इतनी बार एग्ज़ाम्स में आ रखा है चैप्टर तो इसके ऊपर मेरी प्रीवियस ईयर्स में भी वीडियोज़ हैं। तो जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने पहले वीडियोज़ कवर करी हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे। उन वीडियोज़ के लिंक्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर रखा है उसको दोबारा कवर करके मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो भी टॉपिक्स नए हैं या पिछले साल या उससे पिछले साल के पेपर में आए हैं जो भी हमने उन वीडियोज़ में कवर नहीं करे हैं उनको हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। बट ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल शो यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसके सारे क्वेश्चंस जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमने प्रीवियस अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वीडियोस उनके ऊपर डिटेल है। तो सभी क्वेश्चंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्लेलिस्ट में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। एसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से बनते हैं और बेसिक से क्वेश्चन है, 2 डिफरेंसेस ही हैं और एक बेसिक क्वेश्चंस है। तो गाइस ये चारों क्वेश्चंस मेरी प्रीवियस वीडियोस में कवर हैं, यानी कि जो इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। उसके बाद जो चैप्टर 2 है इसके जो क्वेश्चन है 2020 और 2021 में पेपर में आया है तो डेफिनेटली ये भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। तो इसका जो एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो बनता है और पेपर में आता होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर और इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर 3 है जो हमारा कंसीडरेशन, इसके 2 क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं और 1 या 2 क्वेश्चंस आई थिंक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 3 के। अब इसका पहला क्वेश्चन कंसीडरेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज देना चाहूँगी कि कंसीडरेशन होता क्या है। चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंसीडरेशन एक्चुअल में होता क्या है। कंसीडरेशन का मीनिंग क्या है। कंसीडरेशन वो होता है जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो बदले में वो भी हमें कुछ देता है, समथिंग इन रिटर्न जब हमें कुछ मिलता है। अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो बदले में वो मुझे कोई सामान दे रहा है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। गिव एंड टेक के रिलेशनशिप को आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो ना, कि मैंने भी दिया उसने भी सामान दे दिया आगे से। तो ऐसे ही कंसीडरेशन, जब अगर मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ तो ये कंपल्शन है कि आप भी मुझे इन रिटर्न कुछ दोगे, नहीं, समथिंग इन रिटर्न, शायद ही मुझे कुछ मिलेगा। तो कंसीडरेशन का मतलब सिंपल सा है, समथिंग इन रिटर्न, अगर कुछ रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वैलिड कंसीडरेशन क्या है तो इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है, ये दोनों क्वेश्चंस के ऊपर एक्सेप्शंस क्या है, इसके रूल्स क्या है, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले 2 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखे हैं तो इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस क्वेश्चन को तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अ स्ट्रेंज टू कंसीडरेशन कैन स्यू, अ स्ट्रेंज टू कंसीडरेशन कैन स्यू। अगर कोई बंदा स्ट्रेंज है और वो कंसीडरेशन में इन्वॉल्व है तो वो बंदा स्यू कर सकता है। स्यू मतलब होता है कि केस फाइल कर सकता है। बट अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट स्यू, तो हम उसको स्यू नहीं कर सकते हैं। डू यू अग्री। तो आप इस स्टेटमेंट के साथ कितना एग्री करते हो कितना नहीं करते हो एक्सप्लेन करना है। अब जब ये क्वेश्चन का आंसर आप पूरा समझ जाओगे ना तो आपको ये आंसर खोल के आपके दिमाग में पड़ चुका
होगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है ताकि आंसर की क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से हो पाए। अब ये क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट क्या बताती है, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट समवन हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, जो बंदा कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है, कैन स्टिल सू। जैसे एक एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरी मदर ने ना कोई प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर दी। मेरी और मेरी मदर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब मेरा भाई कुछ स्पेसिफिक एज तक नहीं आ जाता, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट उसको देना है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई यहाँ पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे मम्मा के बीच में हुआ कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी और बदले में मुझसे क्या प्रॉमिस लिया कि मैं कुछ स्पेसिफिक ईयर्स तक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अपने ब्रदर को ट्रांसफ़र करूँगी। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मेरे और मम्मा के बीच में था, बट थर्ड पार्टी बेनिफिशियल थी, स्ट्रेंजर ब्रदर था, स्ट्रेंजर था ना वो, तो कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना। बट फिर भी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया, थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया, तो थर्ड पार्टी इस केस में मुझ पे केस फाइल कर सकती है अगर मैं उसको पेमेंट नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें सजेस्ट करती है कि समवन हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, चाहे वो थर्ड पर्सन कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, कैन स्टिल स्यू। वैसे तो वो केस फाइल नहीं कर सकता, बट इन सर्टन सिचुएशंस या कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो जाती हैं, जैसे कि मैंने ये कंडीशन बताई भाई बहन वाली, तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। वैसे तो अगर नॉर्मल देखा जाए ना, इन जनरली, तो अगर कोई बंदा कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। समवन हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ जनरली कैन नॉट स्यू, तो वो केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम पहले इसके की टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। इन एनी कॉन्ट्रैक्ट दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक बंदा कुछ भी ऑफर करता है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। वन पार्टी मेक्स एन ऑफर, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आप मेरे पास डिनर पे आए, आप आए और आपने उसको एक्सेप्ट किया, दैट इज़ अ बेसिक एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपको चैप्टर फर्स्ट के बेसिक कंसेप्ट में मिल जाएगा, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत ईजिली ये क्लियर है। अब कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में ऊपर बताया। कंसिडरेशन रेफर्स टू समथिंग ऑफ द वैल्यू दैट इज़ एक्सचेंज होती है, समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको कुछ दिया, आपने समथिंग इन रिटर्न मुझे कुछ दिया। एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज व्हेन फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मस्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, पैसे, सर्विसेज, गुड्स, इवन प्रोमिसेस, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए उसके अंदर कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो बंदों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, दो बंदों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तीसरा स्ट्रेंजर बंदा आके बोल रहा है मैंने तेरे पे केस फाइल करना है, कोई तुक है इस बात का, नहीं है। स्ट्रेंजर का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लेना देना ही नहीं, तो आप इसको बेसिक इसकी डेफिनेशन बता दोगे। दे डिड नो, मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टर्म रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। दे डिड नॉट एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं है। और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या है, दिस रेफर्स टू समवन हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन एक्सचेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मेरा भाई, उसका अब मैंने उसको पैसे देने हैं, बदले में मेरे भाई ने थोड़ा मुझे कुछ देना था, कुछ नहीं देना था ना, तो हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन एक्सचेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ़ दे आर नॉट। अब मेरा भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट स्टिल उसके पास ये राइट है कुछ सिचुएशन के अंदर, कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, कि वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर मैं उसको पैसे नहीं देती, ठीक है। अब कैन अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू, अगर एक स्ट्रेंजर को कंसिडरेशन नहीं देते तो क्या वो हम पे केस फाइल कर सकता है, जैसे कि मेरा भाई। येस, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू समटाइम्स। अब इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इवन इफ समवन डिड नॉट प्रोवाइड, जैसे भाई मेरा कोई कंसिडरेशन मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बदले में प्रोवाइड नहीं कर रहा, स्टिल उसके पास लीगल राइट है कि वो इसके अगेंस्ट मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है।
एग्जाम्पल दी है यहाँ पे। पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक एज के बाद या जैसे वो ग्रेजुएट हो जाएगा, कॉलेज जाएगा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसे देंगे। अब चाइल्ड को जब वो बड़ा हुआ तो वो पैसे नहीं मिले। अब बच्चे ने तो समथिंग इन रिटर्न, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं डेफिनेटली देना था ना, कंसिडरेशन बच्चे की तरफ से कुछ भी नहीं थी। बट अगर बड़े होने के बाद पेरेंट्स उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते, भैया आप लोग जाके केस मत ठोक देना पेरेंट्स पे कि आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेमेंट क्यों नहीं की। अगर ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया होता, एक आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता कि हाँ हम तुम जब इतने बड़े हो जाओगे उसके बाद तुम्हें इतने पैसे दिया करेंगे, उसके बाद वो रिफ्यूज़ कर देते, ठीक है, तो उस केस में आप लोग ये स्यू कर सकते थे उनको। ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है जो आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगी। चिन्नैया वर्सेस रमैया केस स्टडी। चिन्नैया वर्सेस रमैया इज़ अ की केस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो कि एक्सप्लेन करती है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के कंसेप्ट को। इस केस के अंदर क्या है, एक औरत है जिसका नाम है चिन्नैया। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल बताई ना, मम्मा ने मेरे नाम प्रॉपर्टी की, आगे ब्रदर को, सेम वही कहानी है। इन दिस केस अ वुमन जिसका नाम है चिन्नैया गिफ्ट सम लैंड टू हर डॉटर। अपनी बेटी रमैया को उन्होंने एक लैंड गिफ्ट किया। इस लैंड को गिफ्ट करते वक्त उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि चिन्नैया तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें ये अपना प्रॉपर्टी दे रही हूँ, पर बदले में मैं तुमसे एग्रीमेंट चाहती हूँ कि तुम हर साल अपने भाई को इस प्रॉपर्टी का इतने प्रतिशत अमाउंट या इतनी एनुअल अनोएस या इतना एनुअली अमाउंट पे करोगी। सो अब इसमें अरेंजमेंट क्या है, चिन्नैया ने गिफ्ट किया लैंड रमैया को, यानी कि अपनी बेटी को। इन रिटर्न रमैया से क्या मांगा, इन रिटर्न रमैया को बोला कि तुमने अपने भाई को इतना एनुअल अमाउंट देना है। ठीक है, अब जो रमैया का भाई है उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या लेना देना। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, चिन्नैया एंड रमैया के बीच में। रमैया के भाई का कुछ लेना देना नहीं है ना, वो थर्ड पर्सन है। पर चिन्नैया ने ये कॉन्ट्रैक्ट रमैया के भाई के बेनिफिट के लिए बनाया है, क्योंकि वो अभी 18 एज का नहीं है, 18 से कम है, उसके नाम प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। तो चिन्नैया ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया रमैया के साथ, वो किसके बेनिफिट के लिए किया, उसके भाई के, अपने मतलब रमैया के भाई के लिए और अपने बेटे के लिए। सो अगर रमैया डायरेक्ट मतलब रमैया को डिड नॉट डायरेक्टली रिसीव एनीथिंग, अब रमैया को तो उसके भाई से कुछ नहीं ना मिलना, उसको बोला जा रहा है कि हर साल इतने पैसे अपने भाई को देने हैं, बट बदले में भाई से थोड़ा कुछ मिलना है ना, ना ही उसने कुछ देना है ना ही उसने कुछ लेना है। दिस मीन्स दैट ब्रदर एक इस कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, भाई ने ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ठीक है, रमैया के ऊपर है उसको देना है कि नहीं देना है। अब इशू क्या आता है, जब लैंड प्रॉपर्टी रमैया के नाम हो जाती है, वो रिफ्यूज़ कर देती है कि मैंने नहीं अब भाई पैसे देने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या वो भाई रमैया के ऊपर उन पैसों के लिए केस ठोक सकता है, जो कि अब उसका भाई डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या फ़ैसला लिया, कोर्ट रूल दैट कि ब्रदर जो उसका भाई है वो केस कर सकता है रमैया के ऊपर, इवन कि उसका भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था उसके अंदर, उसके भाई को डायरेक्टली यानी कोई कंसिडरेशन उसने नहीं देनी थी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे वो केस क्यों फाइल कर सकता है, जब वो उसकी मदर और डॉटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसके बेनिफिट के लिए हुआ था, रमैया के भाई के बेनिफिट के लिए। तो जब उसी को नहीं मिल रही, थर्ड पार्टी ज़रूर है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र है, लीगल एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे उसके पास ये राइट बन जाता है कि वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उस एग्रीमेंट के अंदर उसका जिक्र हुआ है कि हाँ तुम इतने पैसे इसको देने वाली हो। तो यहाँ पे की लीगल प्रिंसिपल्स क्या आते हैं, दिस केस इस्टैब्लिश दैट अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या कुछ भी दे या रिसीव नहीं कर रहा है, कैन स्टिल, जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो स्टिल केस फाइल कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया था। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो पर्सन है वो स्ट्रेंजर तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, उसका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र तो हुआ है। इन दिस केस द ब्रदर वाज नॉट अ स्ट्रेंजर,
ब्रदर स्ट्रेंजर नहीं था, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा जिक्र किया उसकी माँ ने कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ, बदले में तूने मुझे कुछ नहीं देना, अपने भाई को हर साल इतने पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा केस स्टडी था स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं, कैन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू। जो स्ट्रेंजर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और स्ट्रेंजर उस बदले में हमारे ऊपर केस करना चाहता है, तो क्या वो पॉसिबल है? नो। दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जितने मर्जी केस ठोके, लीगल एलिगेशंस लगाएं, सब जायज़ है। तीसरा बंदा उन दोनों के ऊपर केस नहीं ठोक सकता। कॉन्ट्रैक्ट जब दो बंदों के बीच में है, तीसरा बंदा बीच में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन बोथ आर डिफरेंट। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, नो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। स्ट्रेंजर टू दो बंदों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तीसरा बंदा बीच में झक मारने नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। दिस मीन दैट इफ समवन इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, दे यूजुअली डू नॉट हैव एनी राइट टू फाइंड, मतलब उसके ऊपर केस करने का उसके पास कोई राइट नहीं है। इस प्रिंसिपल को हम लोग प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। पेपर में आपको स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा आ सकता है, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इफ़ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं अपनी कार को सेल करने के लिए। अ थर्ड पार्टी, अब उसमें एक थर्ड पार्टी एंटर होती है, ठीक है। अब उसमें थर्ड पार्टी आके क्या बोलती है, जो कि उसका दोस्त हो सकता है उन दोनों में से किसी एक का, कि मैं तेरे ऊपर केस फाइल कर दूंगा अगर कुछ भी गलत हो। दैट्स दो दोस्तों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तीसरा बंदा आके इसमें कोई केस ठोक ही नहीं सकता। सो सच एज द कार नॉट बीइंग इन सच गुड कंडीशन, जो भी है यार, तीसरा बंदा आके यहाँ पे केस नहीं ठोक सकता। दिस इज़ बिकॉज दैट थर्ड पार्टी वाज नॉट इन्वॉल्व। तीसरा बंदा पार्टी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं है, डिड नॉट हैव एनी राइट और ऑब्लिगेशंस अंडर इट, उसके पास कोई राइट्स कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। अब इसके ऊपर भी एक केस स्टडी है, धनलू फिनोटमिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। अब गाइज ये बहुत ईजी केस स्टडी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। धनलूफ एक कंपनी है जो कि टायर्स बनाती है, ठीक है। दे सोल्ड टायर्स टू अनदर कंपनी जिसका नाम है ड्यू एंड कंपनी। धनलूफ कंपनी टायर्स को बेचती है किसको? ड्यू एंड कंपनी को। धनलूफ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यू एंड कंपनी के साथ, या उसको प्रॉमिस दिया कि वो उनका जो भी टायर्स है ना उसको कम प्राइस पे सेल नहीं करेंगी। धनलूफ made Dew and Company promise that they would not sell the tires at a lower price, ठीक है। जो भी उन्होंने डिसाइड किया उससे कम प्राइस पे नहीं बेचेंगे। ड्यू एंड कंपनी ने टायर्स को किसी और को बेचा आगे, सेल्फ्रिज एंड कंपनी को, और सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बोला भाई आपको भी ये रूल को फॉलो करना है, आगे इसको कम प्राइस पे नहीं बेचना है। पहले दो बंदे कौन थे? धनलूफ एंड ड्यू एंड कंपनी, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ड्यू एंड कंपनी ने तीसरी पार्टी इन्वॉल्व कर दी आगे सेल करके, और उसको ऐसे ही जस्ट बोल दिया कि आपको आगे कम प्राइस पे सेल नहीं करना है। उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जस्ट ऐसे ही मुंह से बोल दिया कि भाई हमारा यही प्राइस है, इसको कम मत करना। पर तीसरी पार्टी के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो क्या है? स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में। तो तीसरी पार्टी ने कोई रूल फॉलो नहीं किया और उसको कम प्राइस में मार्केट में बेच दिया। अब इशू क्या आता है? जो सेल्फ्रिज एंड कंपनी है उसने टायर को कम प्राइस पे बेच दिया। धनलूफ कंपनी को गुस्सा आ गया, उसने कोशिश की कि वो सेल्फ्रिज कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दे कि उसने एग्रीमेंट को ब्रेक किया। क्या सेल्फ्रिज कंपनी ने धनलूफ कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? नहीं किया था। तो धनलूफ कंपनी का गुस्सा होना, केस फाइल करना कोई मतलब नहीं बनता भाई, जब तुम्हारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं हुआ है ऐसा, सेल्फ्रिज एंड कंपनी के साथ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं हुई, तो केस किस बात का होगा? सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? धनलूफ डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, धनलूफ का कोई डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ड्यू एंड कंपनी ने सेल्फ्रिज को बोला कि ऐसे ऐसे आपको प्राइस कम पे सेल नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो भी ज़ुबान से बोल दिया। ज़ुबान की वैल्यू कौन सुनेगा? तो यहाँ पे कोर्ट का क्या डिसीजन आया? द कोर्ट सेड दैट धनलूफ कुड नॉट स्यू, कि धनलूफ केस फाइल नहीं कर सकता सेल्फ्रिज के ऊपर। रीज़न तो सिंपल था कि वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो रूल जो है द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलता है कि पीपल हु मेड द कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वही केस फाइल कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है जी।
तो की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, द रूल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट इफ़ यू डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट यू कांट इन्फोर्स इट। तो आप उसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी लीगल इशू है उसको केस फाइल नहीं कर सकते उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये रूल्स, ये जो आपने ऊपर अभी सारा पढ़ा, ये क्यों बनाए गए, ठीक है, वाई दीज रूल्स एग्जिस्ट, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट हों वो फेयरनेस के साथ हों, लोगों का उसके ऊपर भरोसा बढ़े, जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हों उनको क्लैरिटी रहे कि हाँ हमने इसमें काम किया, हमें क्लैरिटी है क्या क्या, कोई कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। जस्ट मैं ऊपर ऊपर से आपको ये बता रही हूँ, ये तो आप पढ़ ही लोगे पॉइंट्स, बेसिक से पॉइंट्स हैं, फेयरनेस, क्लैरिटी। थर्ड, इनकरेजमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, कि गुड जो अच्छाई है, अच्छी चीज़ें हैं, जैसे लोग प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भी उसके रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अच्छे से एग्री करते हैं, ऑब्लिगेशंस को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट प्रमोट होता है, एक फेथ बनता है कि हाँ अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 दी गई है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के ऊपर। इमेजिन करो पर्सन ए ने प्रॉमिस किया पर्सन बी को कि वो पर्सन बी को $100 पे करेगा। पर्सन ए प्रॉमिस टू पे पर्सन बी $100, और इसी के बीच में उनमें एक डील हुई, उन्होंने एग्री किया कि दिस मनी विल बी गिवन टू पर्सन सी एज अ गिफ्ट। बी ने बोला तूने जो $100 मुझे देने हैं, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, तो यही $100 सी को पकड़ाएगा एज अ गिफ्ट। तो पर्सन सी स्ट्रेंजर है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्कस किया गया है कि पैसे सी के पास जाएंगे। सी पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, तो वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है अगर ए पार्टी उसको पैसे नहीं देती, ठीक है, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही एग्जांपल ले लो, ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, सेल करना है कार को, और पर्सन सी जो कि ए का फ्रेंड है वो बोल रहा है कि मैं केस फाइल कर दूंगा, ऐसे कार सेल नहीं कर सकती, ये वो। क्या अगर दो बंदों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दोनों में से भी किसी एक का कोई दोस्त, तीसरा बंदा बोल रहा है कि मैं दोनों पे केस ठोक दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। दो बंदों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर चाहे कोई दोस्त है, सगे आला है, बेटा है, बच्चा है, भाई, नहीं कर सकता। जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ या उनका जिक्र हुआ कि मेरे बाद मेरा नॉमिनी ये है या ये होगा, तब वो हो सकता है, बट अगर कुछ डिस्कशन ही नहीं है, तीसरा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेसिक सा कंक्लूजन दिया गया है जो आप रीड कर लेंगे, समरी बताई गई है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। अब चैप्टर 4 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, इनकी सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, 2 ही क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दूँगी, तो आप लोग उसको ईजिली जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग ना ये मत सोचना कि जो भी मैं आपको लिंक्स बता रही हूँ कि वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग से निकाल देना, क्योंकि वो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं और ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक 1 आवर के नियर तो है। तो 1 घंटे की वीडियो को अगर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती जाऊँ, जो मैंने कर रखे हैं उनको भी रिपीट, तो 2 घंटे की चली जाएगी। तो इसलिए जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं उनको हम लोग पुरानी वीडियो से ही कवर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोअर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, व्हाट इज देयर इफेक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस बिल्कुल ना बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो कंसेंट क्या होता है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपका कंसेंट, आप जो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो किसी चीज़ को, वो आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, किसी दबाव में आके दे रहे हो, कोई आपको धमका रहा है, कोई बंदूक रख के डरा रहा है, तो सिंपल है, आप अपना कंसेंट, रज़ामंदी किस बेसिस पे दे रहे हो, ठीक है। आपका कंसेंट फ्री है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया, 2020, 2021, 2023, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, इन कॉन्ट्रैक्ट लो कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। फ्री कब होता है, जब सभी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं वो अपनी रज़ामंदी से होती है, कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, ठीक है। अब कंडीशंस क्या हैं, अगर कोई कंसेंट फ्री है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, पहली कंडीशन क्या है, नो कोअर्जन। कंसेंट इज़ फ्री व्हेन नो वन इज़ फोर्स, कि उसको कोई भी, किसी ने भी फोर्स नहीं किया कि भाई तू
अग्रीमेंट कर। ठीक है, अगर कोई आपको धमका रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो वो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री, मतलब कंसेंट आपका जो वो फ्री नहीं है, आप दबाव में आके साइन कर रहे हो। सेकंड, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी कि अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, कंसेंट इज ऑल्सो नॉट फ्री अगर एक पार्टी अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रही है, यानी कि एग्जांपल देखो, आपको आपका बॉस है जो अपनी पोजीशन का यूज़ करके आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को साइन करो, तो इस सिचुएशन में भी जो आपका कंसेंट होगा वो फ्री नहीं माना जाएगा। थर्ड, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से साइन कराने के लिए कुछ भी मिस रिप्रेजेंट कर रही है, झूठ बोल रही है कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, तो कोई मिस रिप्रेजेंट होएगी उस सिचुएशन में आप अपना कंसेंट, अपनी रजामंदी दे देते हो गलत इन्फॉर्मेशन के बेस में, तो वो भी कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई ट्रिक आजमा के धोखेधड़ी से, मतलब कुछ भी करवा के पेपर छुपा के आपसे साइन करवा लिए बातों बातों में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसमें भी आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके कंसेंट, आपकी रजामंदी का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए एग्जांपल्स क्या हैं? पहली फ्री कंसेंट की एग्जांपल क्या है कि सरा ने डिसाइड किया कि मैंने ना अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बहुत एक्साइटेड थी, अपनी मर्जी से जाना चाहती थी, उसका बहुत दिल था, वो चली गई। उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर था क्या कि घूमने जा दोस्तों के साथ? नहीं। प्रेशर कब आता है? जब हम घूमना चाहते हैं, घर वाले बोलते हैं घर रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगा। वो क्या है? हमारा कंसेंट नहीं है, हम तो घूमना जाना चाहते हैं ना, हमारी रजामंदी घूमने में है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट क्या है कि अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो फिर भी घूमने जा रही है, दैट इज़ अ फ्री कंसेंट। और नॉट फ्री कंसेंट क्या होता है? नॉट फ्री कंसेंट में भाई आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती डाली जा रही है, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से बोला जा रहा है ये करो, आपको धमकाया जा रहा है, आपके ऊपर बंदूक तान दी है, तो इस केस में आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा, डेफिनेटली सी बात है, सिंपल सी। अब इम्पोर्टेंस क्या है फ्री कंसेंट की? अब देखो, कुछ सिचुएशंस ना बहुत ऐसी क्रूशियल होती हैं जिनमें आपका कंसेंट, आपकी रजामंदी आपकी मर्ज़ी से होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसमें आपकी खुद की रजामंदी होनी चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो तब भी आपकी खुद की रजामंदी, कोई डिसीजन ले रहे हो खुद की रजामंदी। सो ये इंश्योर करता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो जेन्युइनली एग्री करता है और उसके राइट्स को डेफिनेटली फिर वो प्रोटेक्ट करता है। फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? अगर आपका कंसेंट फ्री है तो डेफिनेटली फेयरनेस आएगी, इंश्योर करेगा कि जो भी डील हो वो फेयर हो, कुछ भी छुपाव ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है, उसको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। सेकंड, लीगल वैलिडिटी मेक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लीगल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उसके अंदर जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं वो फ्रीली कंसेंट दे। अगर उनको किसी ने भी फंसाया, फोर्स किया, तो फिर वो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, लीगल होना चाहिए वो। सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड, इससे हमारा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है, कहीं ना कहीं हम लोग ट्रस्ट को बिल्ड कर पाते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंट है इन्फॉर्मेशन, उनको पता है कि क्या होने वाला है, क्या प्रोमिसेस है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो अपनी मर्जी से फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कंसेंट देते हैं, तो दैट इज़ उनका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। फोर्थ, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, उनको एक्सप्लोटेशन, शोषण से बचाता है। फिफ्थ क्या है? लड़ाई झगड़े को कम करता है। जब आप अपनी रजामंदी से उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर रहे हो तो डेफिनेटली कल को कोई लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑनेस्टी इनकरेज करता है, ऑनेस्टी को, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है। मतलब जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है, प्रॉपर इनकरेज कर रहा है, वो ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, सभी रूल्स पता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सबकी मर्जी है ना, तो अब ऑब्वियस है ऑनेस्टी यहाँ पे इनकरेज होगी। अब नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोअर्जन क्या होता है? कोई आपको धमका रहा है, ठीक है, कोई में आपकी मर्ज़ी के बिना आपको काम करने के लिए धमकी दी जा रही है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? कोई अपनी पावर का मिसयूज़ करके आपको बोल रहा है कि ये काम करो। तो बिल्कुल ना गाइस, ये बेसिक सा डिफरेंस आप लोग रीड करोगे ईजिली समझ आ जाएगा। अगर एक भी पॉइंट
टफ होता ना तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करती, बट जो भी हमने अभी तक ऊपर पढ़ा ना कि कोअर्जन क्या है, कोई उसको धमका के धमकी दे के बोल रहा है पेपर साइन कर दे, अंडर इन्फ्लुएंस में कोई अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके बोल रहा है कि ये कर दे, धमकाया जा, तो बिल्कुल बेसिक है। अगर कुछ भी टफ होता तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स, बट बेसिक है, ठीक है। इसके बाद इसकी समरी दी गई है कि कोअर्जन इज़ अबाउट फोर्स, कि कोई इसको फोर्स ना करे, थ्रेट ना करे, समथिंग मतलब उसको डरा धमका के ना करवाया जाए। और अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब है मैनिपुलेट करना, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए उसको फ़ायदा उठाना। सो इनका बेनिफिट समझ, डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ, अगर आपकी रजामंदी अपनी मर्ज़ी से होती है, फ्री कंसेंट होता है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने पे क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? पहली बात, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। अगर आप अपनी रजामंदी से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। अगर आप अपनी रजामंदी से नहीं आते तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। पहला इफेक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। दूसरा, आप दोनों पार्टीज बंद जाओगे, बाउंड हो जाओगे, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप लोग बाउंड हो जाओगे, उनको कंप्लीट करने के लिए। और थर्ड, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फ्री कंसेंट कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कि दोनों पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, शो करेगा दोनों पार्टीज़ अपनी मर्जी से एग्रीमेंट में आई हैं और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आई हैं। तो अभी इस क्वेश्चन की यहाँ पे छोटी सी समरी दी हुई है, ईजिली आप लोग रीड करेंगे, क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9। इसका क्वेश्चन क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू द टाइम, प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। What are the rules relating to the time, place of the performance of a contract under the Indian Contract Act? When is the time, जो टाइम है, डीम्ड ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कब जो टाइम है इसका वो डीम्ड होगा। अब देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिफिक रूल्स अबाउट द टाइम, प्लेस, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म करना है उसके बारे में टाइम और प्लेस बताता है। कुछ रूल्स हैं। पहले तो परफॉर्मेंस ऑफ द टाइम, अग्री टाइम। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी समय पे परफॉर्म करना है, तो पार्टीज को उसी टाइम पे उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट से कि सर्विस जो है वो जून 1 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो वो उस डेट को कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में एग्री टाइम। सेकंड, नो स्पेसिफिक टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टाइम मेंशन नहीं है कि किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, तो फिर वो किसी भी रीजनेबल टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। इफ़ समवन एग्री कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा, बट स्पेसिफाई नहीं किया कि कब करेगा, तो वो किसी भी रीजनेबल पीरियड में उसको कर सकता है। टाइम, थर्ड क्या है, टाइम इज इसेंशियल। अगर इफ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, मीनिंग इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन पार्टी फेल टू परफॉर्म ऑन टाइम, द अदर पार्टी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, चाहे टाइम मेंशन नहीं है, बट दूसरी पार्टी को पता है कि टाइम, एक एक मिनट बहुत कीमती है, फिर भी उसमें डिले की जा रही है, तो दूसरा बंदा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी ने एग्री किया कि फ्लावर्स को डिलीवर करेगा वेडिंग के लिए, और ऑब्वियस है वेडिंग के बाद अगर फ्लावर डिलीवर किए जा रहे हैं, अब डेट मेंशन करना ज़रूरी, बट वेडिंग के बाद किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा ना अगर वो लेट आ रही है। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अगर आपका टाइम एक्सटेंड हो जाता है, इफ़ द पार्टीज एग्री करती है कि जो टाइम है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, न्यू टाइम फॉलो कर लेंगे, तो दोनों पार्टीज़ ने अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा टाइम दिया डिलीवरी के लिए, तो न्यू जो डेट है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ऊपर जितने भी पॉइंट थे कि परफॉर्मेंस का टाइम के बारे में। अब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम हो गया, अब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, आपको एग्री प्लेस अगर कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया गया कि क्या प्लेस है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर प्लेस, कि इसी प्लेस में इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो वहीं पे होगी, ठीक है। कि अगर कौन बता रहा है कि इसी स्पेसिफिक एड्रेस पे गुड्स डिलीवर करने हैं, तो वहीं होंगे। अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं बताई गई, ठीक है, तो जो भी उसका रेजिडेंस होगा वहाँ पे आप लोग उसको डिलीवर कर दोगे।
म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, द पार्टीज कैन एग्री कि वो प्लेस चेंज कर रहे हैं परफॉर्मेंस का, कि पहले ये परफॉर्मेंस की जगह थी अब यहाँ पे आप करेंगे। इफ बोथ पार्टीज डिसाइड टू चेंज द डिलीवर लोकेशन टू अनदर एड्रेस, तो वो कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल कंसिडरेशन आती हैं जो कि परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है कि थर्ड पार्टी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, स्पेशल कंसिडरेशंस के अंदर थर्ड पार्टी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपने गार्डनर को हायर किया बट उसने आगे अपने असिस्टेंट को भेज दिया कि जाके मेरा काम कर रहा, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं। आपने गार्डनर को हायर किया, उसने आगे अपने असिस्टेंट को भेज दिया, अब असिस्टेंट भी तो गार्डनर का ही काम कर रहे हैं ना, तो दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर परफॉर्म कर रही है थर्ड पार्टी। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर इन केस मतलब परफॉर्म हो ही नहीं सकती, कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस के अंदर पहले कंसिडरेशन किया है कि परफॉर्मेंस करवा रही है थर्ड पार्टी से, सेकंड अब बोल रहा है कि परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है। ठीक है, कि मतलब जो भी हमने बोला था कि इस टाइम पे इस प्लेस में हम उसको पूरा करेंगे, अब हम उसको पूरा कर ही नहीं सकते, कोई नेचुरल डिसास्टर हो गया, तो पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी, डिसाइड करेंगी कि अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है, इसकी समरी क्या है? इन समरी जो रूल्स, टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में डिसाइड किए गए, ठीक है, उसके बारे में समरी क्या है कि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कि एग्री टाइम पे होना चाहिए, कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं, जो भी हमने ऊपर देखा ना, प्लेस ऑफ टाइम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में पूरा लिखा है। अब टाइम इज डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, जो टाइम है वो फॉलोइंग सिचुएशंस के अंदर डीम्ड है, तो इन सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना है। सबसे फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस स्टेटमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली बताता है कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बोथ पार्टीज़ को उसकी डेडलाइन के ऊपर स्टिक रहना होगा। एक्सप्रेस स्टेटमेंट है, पूरी तरह स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि क्या क्या ज़रूरी है। इफ़ अ रेंटल एग्रीमेंट से दैट कि रेंट ड्यू है फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, तो दिस शो दैट टाइमली पेमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या बताने हैं? एसेंस बताने हैं कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, सेकेंड एसेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। इफ़ द टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन हेयरली टाइमली परफॉर्मेंस देन टाइम इज़ इसेंशियल। जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि इसके लिए अगर आप लोग एग्जांपल देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इवेंट जैसे कि वेडिंग, कंसर्ट, जहाँ पे स्पेसिफिक डेट्स टाइम्स क्रिटिकल होते हैं, तो यहाँ पे अगर टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं उनका इवेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, रुआइन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल का नेचर क्या है? सेकेंड सेंस, किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सिचुएशन है, कोई टाइम बाउंड है या नहीं है। ठीक है, थर्ड, पास्ट बिहेवियर क्या रहा है पार्टीज़ का। अगर पार्टीज हैव एक्टेड इन अ वे दैट शो दे ऑलवेज ट्रीटेड टाइमिंग एज इम्पॉर्टेंट, कि उन्होंने और हमेशा बताया कि टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे काम करना है, इस टाइम पे चीज़ हो जानी चाहिए। बोलते हैं ना, कई कस्टमर स्ट्रिक्ट होते हैं, ऑन टाइम हर चीज़ मांगते हैं, तो पास्ट बिहेवियर क्या है हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्टर का, क्या पास्ट बिहेवियर रहा है, कैसी पार्टीज़ हैं, टाइम पंचुअल तो नहीं है। ठीक है, अगर सप्लायर कंसिस्टेंटली कुछ गुड्स को डिलीवर कर रहा है शेड्यूल पे, तो दोनों पार्टीज़ को एक्सपेक्ट कर सकती है ना कि वो टाइमली डिलीवरी करेगा आगे भी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, वो टाइम को वैल्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिले। अगर डिले हो जाता है, परफॉर्मेंस या टाइम उस टाइम पे नहीं हो पाती है, उस प्लेस पे नहीं हो पाती, तो डिले हो जाता है। If a delay in performance would lead to significant harm or loss for one party, जो कि बताता है कि टाइम क्रिटिकल है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है इज़ लेट फिनिशिंग ऑफ प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट को लेट फिनिश कर रहे हैं, सो इट माइट डिले द ओपनिंग ऑफ अ न्यू स्टोर, उसके स्टोर को ओपन करने में ऑब्वियस है लेट होगा। ठीक है, तो लीडिंग टू, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियली लॉसेस भी देखने पड़ेंगे। फिफ्थ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है। सम इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, टाइमली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट की फील्ड का। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर डेडलाइन को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके अंदर कहीं भी डिले हुई तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो बोलते हैं
जो भी उनका बंद पड़ा रहेगा इतनी देर तक, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क है, हम लोग उसको डिले नहीं कर सकते, हमें डेडलाइन से पहले उस काम को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें ये स्पेशल कंसिडरेशंस के अंदर ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ें ना हो। परफॉर्मेंस जो है अगर थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है या हमारी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल तो नहीं है, इसकी समरी में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके एसेंस क्या है, क्या नेचर है, क्या स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रही है आपको पार्टीज़ का पास्ट बिहेवियर क्या है, तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं। अब इसकी समरी ना शॉर्ट यहाँ पे बताई गई है जो आप रीड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 10 की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये हमारी लास्ट ईयर्स की वीडियोस में कवर्ड है, सो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके वेरियस वेज क्या हैं, मेथड्स क्या हैं जिनके थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। पार्टीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं उनका मतलब आगे कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, नो लॉन्गर हैव कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए थे सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब होता है दोनों पार्टीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंडिंग ऑब्लिगेशन। जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है दोनों पार्टीज, नीदर पार्टी हैज़ टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस, दोनों में से किसी को भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल आपने किसी को हायर किया कि उसने आपकी कार को फिक्स करना है एंड दे कंप्लीट द जॉब, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, उसने अपना जॉब कंप्लीट कर दी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया सो ऑब्वियस है, अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आप फिर भी देखोगे कि इसका मुझे ध्यान रखना है, इसका ये करना है, नहीं। ठीक है ना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फिनिश है, उसने अपना काम कर दिया जिस चीज़ के लिए उसको हायर किया गया था, एंड हो गए रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। सेकेंड, वेज टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वे क्या है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, परफॉर्मेंस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे कॉन्ट्रैक्ट टू बी डिस्चार्ज। इट हैपन जब दोनों पार्टीज़ फुल्ली कैरी आउट करती हैं अपनी प्रोमिसेस को और जो भी उन्होंने टास्क को एग्री किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो कि आपके घर को पेंट करना है और कॉन्ट्रैक्टर उस काम को कंप्लीट कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। पहली बात तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी परफॉर्मेंस उसको फुलफिल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड, दोनों पार्टीज में म्यूचुअल अगर एग्रीमेंट हो जाता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है या आगे या पीछे शिफ्ट करना है तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो एंड इफ बोथ पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू कैंसल और मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। थर्ड, नोवेशन, जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। रिसेशन, जब दोनों पार्टीज एग्री करेंगे हमने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देना है तब भी ख़त्म हो जाएगा। अल्ट्रेशन, दोनों पार्टीज बोलेंगे हमने कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर करना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ चेंजेस करने हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इम्पॉसिबिलिटी, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, इम्पॉसिबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ़ द हाउस, आप पेंट करना चाहते हो, अब उस घर में ही आग लग गई तो जिसको आपने पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया ना, घर में ही आग लग गई तो उसमें वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ वन पार्टी फेल्स टू डू बट दे प्रॉमिस तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट, अदर सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी, भाई मैंने नहीं करना तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एंडेड बाय लॉ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है कुछ लीगल फैक्टर्स की वजह से, जैसे अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो पर्सनल सर्विसेज जैसे हमने उसको हायर करना था और वो पर्सन ही मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। कोई जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो बैंकरप्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। मर्जर हो गया, यानी कि इफ़ पार्टीज
obligation merged into a higher agreement or court order, the original contract may be discharged. मतलब कोर्ट ने बता दिया हायर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि वो नहीं हो सकता, तो उन केसेस में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज इफ इट इज़ नॉट परफॉर्म विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन बताई, टाइम खत चला गया, परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो दोनों में से एक पार्टी ने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लैप्स ऑफ टाइम की वजह से एक को गुस्सा चढ़ा, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कि भाई मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अब इसके मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस हैपन्स व्हेन बोथ पार्टीज अपनी अपनी जो भी उन्होंने जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम ये परफॉर्मेंस करेंगे, उसको उन्होंने परफॉर्म कर दिया, कंप्लीट हो गई परफॉर्मेंस, जो भी उन्होंने एग्री किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, कंप्लीट कर दी परफॉर्मेंस। पार्शियल परफॉर्मेंस, समटाइम्स क्या होता है, एक पार्टी वन पार्टी डज मोस्ट ऑफ व्हाट दे प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कर देते हैं। अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट द वर्क डन एंड एंड द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उन्होंने काम किया वो एंड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल सुनो यहाँ पे, एक पेंटर, इफ़ अ पेंटर फिनिश पेंटिंग मोस्ट ऑफ योर हाउस बट कांट कंप्लीट, उसने मोस्ट ऑफ द पेंटिंग कंप्लीट कर दी पर उसको पूरा नहीं किया, उसकी जॉब ड्यू है, मौसम ख़राब हो गया है किसी भी वजह से, आपने उसको एग्री किया कि आप उसको पे करोगे उसके काम डन होने पे, विच एंड्स द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो पार्शियल परफॉर्मेंस अगर हो जाती है, यानी कि 60 to 70% परफॉर्मेंस भी हो जाती है, तब भी उसकी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डन माना जाता है। सेकंड, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अगर आपका एग्रीमेंट हो गया, बोथ पार्टीज ने एग्री किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देंगे, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। सेकंड मेथड है, इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे ख़त्म कर सकती हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से आप दोनों ने चाहा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो आपने ख़त्म कर दिया। नोवेशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करना चाहते हो या पार्टी को रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा नोवेशन के थ्रू। उसके बाद आप रिसेशन के थ्रू, इफ़ बोथ पार्टीज डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या है, डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन। दिस अकर जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म ही नहीं कर पा सकते, फुलफिल ही नहीं कर सकते, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, कुछ भी मिसहैपन हो गया, ठीक है, कोई भी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते, कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, सिचुएशन ही अब ऑटोमेटिकली 360 के एंगल से चेंज हो गई, अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इन केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। फोर्थ मेथड क्या है, डिस्चार्ज बाय अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंडेड इफ़ वन पार्टी फेल टू मीट, अगर एक पार्टी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं किया, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका टूट जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। इफ़ वन पार्टी डज नॉट फुलफिल द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, अपने हिस्से की ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं की, तो अदर पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती हैं। फिफ्थ मेथड क्या है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून की, जैसे हमने जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े वही इसके मेथड्स हैं, बैंकरप्सी वगैरह हो गए, डेथ हो गई, ठीक है, और जो लैप्स ऑफ टाइम था, एक्सपायर हो गया टाइम, तो वही सारे पॉइंट्स रिपीट हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, तो यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट है। अब तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविजन इम्पॉसिबिलिटी विद एक्सेप्शंस। तो गाइज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी, इम्पॉसिबिलिटी की, इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म कर पाना। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बिकॉज इट बिकम्स इम्पॉसिबल, कि हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएँ, एग्री कर पाएँ, कैरी आउट कर पाएँ आगे, ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया है। दिस इम्पॉसिबिलिटी मस्ट हैपन ड्यू टू रीजन्स, बियॉन्ड रीजन्स है कि कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया है, कुछ एंटिसिपेटेड हो गया है, ठीक है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी अकर्स व्हेन इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर वन और बोथ पार्टीज टू परफॉर्म
देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज अ रिजल्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। इसके टाइप्स क्या है इम्पॉसिबिलिटी के? पहला टाइप क्या है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। जो टास्क है वो शुरू से ही, इनिशियल स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था। जैसे एग्जांपल, अगर इफ़ यू एग्री टू बाय अ पीस ऑफ लैंड बट लैंड डज नॉट एग्जिस्ट, लैंड तो शुरू से ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप उसको बाय करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ नेवर अ वैलिड। सो ये स्टार्टिंग से ही इनिशियल इम्पॉसिबल था। सेकेंड टाइप क्या है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई आप पढ़ लेना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशंस। कौन कौन से टाइप्स हैं? अब बात करते हैं इवेंट्स दैट कैन कॉज, कारण हो सकते हैं जो कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी के। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इफ़ द थिंग और ऑब्जेक्ट एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो थिंग थी या जो एसेंशियल था, जो ऑब्जेक्ट था, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा ना। जैसे इफ़ अ फैक्ट्री एग्री कर रही है कि वो गुड्स को सप्लाई करेगी, बट अब अगर फैक्ट्री ही किसी नेचुरल डिज़ास्टर में ख़त्म हो जाती है तो वो गुड्स को सप्लाई कैसे करेगी? जो मेन सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वही ख़त्म हो जाता है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करेगा? ठीक है। सेकंड, कोई डेथ हो जाती है, इनकैपेबल हो जाता है कोई, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स आप पढ़ लोगे। कोई लॉ, कोई रूल, कानून बदल जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब कुछ और था, अब कुछ और है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। आउटब्रेक ऑफ वार, कोई वार लग जाती है, कोई फ्लड आ जाता है, कोई नेचुरल डिसास्टर हो जाता है, भूचाल आ जाता है, कोई पैंडेमिक आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना ऑटोमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। सपोज आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, बैंड को हायर करते हो कि आपकी शादी पे उसको परफॉर्म करना है। बिफोर द वेडिंग डे, जो वेन्यू है जहाँ पे इवेंट होना है वहाँ पे आग लग जाती है। सो सिंस इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब वहाँ पे आग लग गई, वो बैंड वाले कहाँ पे आके बैंड बजाएंगे, है ना? नीदर यू नॉर द बैंड इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी हुआ है ना, वो नेचुरल होना चाहिए, किसी का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसी ने जानबूझ के अगर आग लगा दी तो फिर वो वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। नो फॉल्ट ऑफ इधर पार्टी फॉर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी तभी अप्लाई होगा जब जो इम्पॉसिबिलिटी है किसी के कारण से ना हुई हो। सेकंड, अनएक्सपेक्टेड हो और अनकंट्रोल्ड ही हो, ठीक है। द इवेंट कैन कॉज द इम्पॉसिबिलिटी मस्ट बी समथिंग दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड और कंट्रोल। थर्ड, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा वो जब इम्पॉसिबिलिटी अक्कर होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इन शॉर्ट बोला जाए तो इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड जब इम्पॉसिबिलिटी कैरी आउट होती है ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट, कुछ हो गया है, कुछ भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करें अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविजन इम्पॉसिबिलिटी की, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविजन इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इफ़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन होता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद, जो कि उसको इम्पॉसिबल बना देता है कि जिसकी वजह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते, सो देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंड विदाउट एनीवन बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। डॉक्ट्राइन जो है वो प्रोटेक्ट करती है लोगों को कि उनको कोई मजबूर ना करे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अब फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब भाई नेचुरली इम्पॉसिबल हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करना डॉक्ट्राइन को। डॉक्ट्राइन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। व्हेन टू पार्टीज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ साइड एग्री करती हैं समथिंग कि वो इस चीज़ को करेंगी, समथिंग कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपन होता है जो कि उसको इम्पॉसिबल बना देता है, और इसमें किसी भी पार्टी की वजह से ऐसा नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती हैं। अब एग्जांपल्स क्या है सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी की? एग्जांपल्स है कोई नेचुरल डिज़ास्टर ही होना चाहिए, डेथ हुई या इनकैपेबिलिटी है, कोई कानून बदल गया, ठीक है, कोई वार लग गई, मतलब जंग लग गई। तो अब इसके ऊपर एक्सेप्शंस क्या है?
डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविजन इम्पॉसिबिलिटी में एक्सेप्शंस क्या हैं? सेल्फ क्रिएटेड इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, खुद का क्रिएट किया हुआ झमेला नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर होना चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेग्लिजेंस नहीं हुई होनी चाहिए। इंक्रीज डिफ़िकल्टी और एक्सपेंस, अगर इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम, अगर जैसे बाय चांस अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब जैसे बजरी रेता वगैरह है और वो महंगे हो गए, इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव और हार्डर टू कंप्लीट बट नॉट इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। फोरसीन इवेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टीज ऑलरेडी जानती हैं कि कुछ होने वाला है गलत, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो तब भी यहाँ पे डॉक्ट्राइन जो है अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई टेम्परेरी इम्पॉसिबिलिटी है, इस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की बेसिक सिंपल सी यहाँ पे कंक्लूजन दी गई है, जिसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की भी यहाँ पे बेसिक सी सिंपल सी कंक्लूजन दी गई है, जिसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा है चैप्टर नंबर 12, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो। इसका एक ही क्वेश्चन है, वेरियस रेमेडीज़ क्या है। तो इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। लाइक द वीडियो, मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।